आज हम लोग सीखने वाले हैं किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और वो भी गोलीय दर्पण में। हम लोग कहाँ सीखेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और ये बात तुमको पहले से मालूम है कि जो दर्पण होती है वो दो तरह के होता है, एक समतल दर्पण और एक तुम्हारा होता है वो गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी तुम्हारा दो तरह का, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। लेकिन जो किरण आरेख से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे, वो निर्माण तुमको चाहे दर्पण तुम उत्तल लो या तो फिर दर्पण तुम अवतल लो, ये मायने नहीं रखता है। सबके लिए एक ही नियम है और वो नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पास जो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे किरण आरेख से, तो इसमें हम लोग चार नियम को फॉलो करेंगे, और उस चार नियम में से किसी दो नियम का उपयोग करके तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में आसानी से बना सकते हो। ठीक है, पहली बात है कि किसी भी तुम वस्तु का प्रतिबिंब बनाओ, उसमें तुमको नोट में चलेगा जो कि हमेशा लागू होगा, पहला कि जो वस्तु होगी वो दर्पण के बाईं तरफ और प्रधान अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो अगर नोट 1 में अगर हम चलें तो पहली बात क्या है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं एवं प्रधान अक्ष के ऊपर रहता है। अर्थात ये हमारे पास कोई दर्पण है और इस दर्पण का ये वाला भाग पेंटेड है, यानी रजतित है, पेंटेड भाग है। क्या है? पेंटेड है। और पेंटेड पार्ट्स अगर ये साइड है तो इसका परावर्तक सतह ये न होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो सतह होगी, इस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब ये हमारा परावर्तक सतह है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष के ऊपर में हमेशा किसको रखा जाता है? वस्तु को, जिसको हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। जिस भी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे उसको कहाँ रखेंगे? प्रधान अक्ष के ऊपर। तो ये प्रधान अक्ष है, और इसमें तुमको पता है कि अगर इसको हम लोग C माने हैं तो C और P के बीच के मध्य दूरी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक, तो अगर तुम प्रतिबिंब बनाओगे किसी वस्तु का तो प्रतिबिंब जनरली बनता है दो तरह का, एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और एक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, या अवास्तविक भी लोग उसको बोल देता है। ठीक है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। और एक चीज समझना कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा यानी रियल होगा, उसकी दोनों किरणें आपस में कटेगी। मतलब कि किसी भी एक चीज और देखो, नोट नंबर 2 में हम कर देते हैं, यहाँ पास लिख लेते हैं नंबर 2 कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से हमें दो किरण आरेख गुजारना पड़ता है। कितने? 2। तो नंबर 2 में हम क्या लिखें कि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से दो किरणों को लिया जाता है, या दो किरणों को दर्पण से परावर्तित किया जाता है। ठीक है, नंबर 2। तो नंबर 2 क्या कहता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से दो किरणों को दर्पण से परावर्तित किया जाता है। तो एक नोट ये हो गया, मतलब पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, और ये प्रतिबिंब को निर्माण करेगा, चाहे जैसा भी दर्पण हो, ये दोनों शर्त को पालन करना होगा। तो अगर मान लो कि ये दर्पण है और यहाँ मान के चलो कि हमारे पास कोई वस्तु है, देखो यहाँ पास, ठीक है,
और इस वस्तु से जो किरण हम निकालेंगे वो किरण यदि दर्पण पे जो टकराएगी किरण यहां से निकलने के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर हो। ठीक है, यानी पहला कंडीशन अगर इस दर्पण के लिए अगर हम लिखें तो पहला कंडीशन होगा, देखो यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहां पहला कि यदि किरण आरेख प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो कहना है कहो मुख्य अक्ष के समांतर हो पहला कंडीशन। तो अगर कोई वस्तु है और उससे जो निकलने वाली किरणें हैं, उस वस्तु से निकलने वाली किरणें हैं वो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद जब लौटेगी तो वो तुमको मुख्य फोकस से, कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। तो अगर मान के चलो कि हमारा एक किरण है, वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट, और इसको से हम एक किरण को ऐसे गुजार दिए, ये देखो हमारा प्योरली क्या है? समांतर है। और टकराने के बाद जैसे यहाँ दर्पण है तो टकराएगा ही, और टकरा करके वापस जब लौटेगा तो वो अपने ही माध्यम में लौटेगा, लेकिन वो समांतर नहीं अब रहेगी, वो तुमको एप से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। जैसे देखो ये क्या है, पहला जो है वस्तु से जो किरणें आई है मुख्य अक्ष के समांतर है। देखो यहाँ ध्यान देना तो तुमको पता चलेगा कि ये मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। हमारा प्रधान अक्ष है यानी मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर ये वाला किरण जो है इस अक्ष के समांतर है। तो यहाँ से एक किरणें आपतित किरणें हैं, और दर्पण से जैसे ही टकरा है तो टकराने के बाद वो किससे निकलेगा? एप से। ठीक है, तो पहला हमारा नियम क्या है कि यहाँ हम लिख देते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अर्थात यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से तुम निकाल दो प्रधान अक्ष के समांतर, दर्पण से टकरेगी, और टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरेगा? मुख्य अक्ष से। तो पहला नियम हुआ। ठीक, और दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई किरण वस्तु से निकलने के बाद वो तुम्हारा मुख्य अक्ष के समांतर ना जाए, मुख्य अक्ष के समांतर ना जाए, मतलब कि पहला कंडीशन ये हुआ, तो दूसरा हमारा ये होगा। और दूसरा नियम को हम लोग देखते हैं, जब किरण आरेख मुख्य फोकस से गुजरता हो। पहला हमने क्या देखा कि यदि किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर हो तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरा है? एप से। इसी चीज को हमने यहाँ देखा कि लिख दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम क्या है कि जब किरण आरेख एप से गुजरता हो, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका डायग्राम देखो कि ये हमारा कोई वस्तु है और इसको हमने एप से गुजारा है मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से जो किरणें गुजरती है, मीन आपतित होती है, वो किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर से जाती है। तो यहाँ देखो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से गुजर रही है, मीन आपतित हो रही किरणें, और मुख्य फोकस से गुजर रही है। तो इसको अगर हम लैंग्वेज देना चाहें या इसको भाषा में लिखना चाहें तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखो अब इसी चीज को हमने यहाँ लैंग्वेज दिया है, और लैंग्वेज क्या है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो सही तो है कि ये हमारा क्या है? आपतित किरणें हैं। अरे इस किरण की हम लोग बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, किरण यानी रे। अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज कि आपतित किरण, इसके बारे में तुम इससे पहले वाला क्लास में अच्छी तरह से जान लिए हो, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही इसको समझो। तो यहाँ क्या करते हैं कि हमारा आपतित किरणें हैं और ये टकरा है कहाँ पास? इस दर्पण के इस बिंदु पर, और टकराने के बाद वो कहाँ जाएगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ ठीक लिखा है कि आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दूसरा नियम। तीसरा क्या कहता है कि यदि कोई
किरण आरेख सी से आए, जैसे इसको पार होने के लिए कोई जरूरी नहीं ना है कि यहीं से पार होए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस किरण आरेख को यहाँ सी से भी पार करा सकता है, क्या नहीं होगा? तो इसके लिए तीसरा नियम देखते हैं। जब किरण आरेख सी से गुजरता हो, अर्थात कोई वस्तु हमारे पास यहाँ होगा इस तरह से, और उसको हमको गुजारना है इस सी से, ठीक है। तो अगर हम सी से अगर इसको गुजारें, और इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कैसा बनता है कि यदि तुम किसी किरण आरेख को इस दर्पण के सेंटर से गुजारोगे, यानी वक्रता केंद्र से गुजारोगे, तो वो किरण अपने ही पथ पे लौट जाती है। क्या करेगी? अपने ही पथ पे लौट जाएगी। मतलब ये वाला तुम्हारा आपतित किरण भी होगा और यही किरण तुम्हारा परावर्तित किरण होगी। मतलब इसको अगर हम लैंग्वेज देना चाहें तो कैसे होगा, देखो। ठीक है, देखो, जब कोई प्रकाश किरणें सी से होकर के गुजरती है तो अपने ही पथ पे लौट जाती है। पढ़ो इसको। सी से आपतित किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे लौट जाती है। समझ आ रही? मतलब कि अगर तुम प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण को सी से गुजारोगे तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे क्या होगी? लौट जाएगी, अपने ही पथ पे लौट जाएगी। तीसरा नियम है। चौथा देखते हैं कि जब किरण आरेख आई कोण से दर्पण पे आपतित होता है, मतलब इसमें अगर हम वस्तु लें और वो वस्तु मान के चलो कि मेरा यहाँ है ये, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वस्तु लिए हैं, यहाँ पास हम वस्तु लिए हैं, और यदि किरण को इस वस्तु के शीर्ष से इस दर्पण के किसी भी जगह पे आई कोण से हम क्या करें? टकरा दें, परावर्तित किरण को हम लोग मिला दें, तो जाहिर सी बात है कि यदि तुम आई कोण से मिलाओगे तो ए निकलने के बाद उतना ही कोण से परावर्तित होता है। मतलब सीधा है कि यदि आपतित किरण इस जगह पे आई कोण बनाती है तो परावर्तन के बाद भी वो उतना ही कोण से निकलेगी जितना यहाँ पास होगा। अर्थात ऐसा, ये हमारा वस्तु है, एक किरण आ रही है, आपतित किरण है, मान के चलो कि इसके कोण बन रहा है आई, तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन के बाद जो कोण बनती है उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और एक किरण जो है वो कितना कोण बना रही है? आर कोण बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि जितना कोण से आपतित किरणें आ रही है उतना ही कोण से क्या होगा? रिटर्निंग होगा। तो इसको अगर हम लोग लैंग्वेज लिखें तो कैसे होगा? देखो, आई कोण से आपतित किरणें आर कोण से परावर्तित होती है जहां आई बराबर आर होता है। सीधी सी बात है, आई बराबर आर होता है, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे पास कितने नियम आ गए? 4। और इस 4 नियम में से किसी भी 2 नियम का उपयोग कर तुम किसी भी वस्तु का इमेज किरण आरेख से बना सकते हो, किरण आरेख से बना सकते हो। तो इन चारों नियम को हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम शॉर्ट में। कि पहला है कि यदि किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह एफ से गुजरती है, ठीक है। अब इसको पढ़ो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद एफ से यानी मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये हमारा आपतित किरण है, दर्पण है, यहाँ टकरा, यहाँ फिर टकराने के बाद किससे लौटेगी? तो मुख्य फोकस से। देखो मुख्य फोकस से लौट रही है। दूसरा क्या कहता है कि जब किरण आरेख मुख्य फोकस से गुजरता हो, मतलब कि इसमें हम लोग जो आपतित कराएंगे किरण को उसको समांतर नहीं मुख्य फोकस से कराएंगे। तो देखो यहाँ से हमारा आपतित किरण है जो मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, और टकराने के बाद वो कहाँ से गुजर रही है? एफ से। तो इसी चीज को यहाँ लैंग्वेज लिखा गया है, और वो क्या है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो देखो तो एफ से आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है, ये दोनों देखो आपस में ऐसे समांतर है, तो ये क्या होती है? समांतर होती है। तीसरा क्या कहता है
कि जब किरण आरेख सी से गुजरता हो, सी से गुजरता हो, तो इसको देखो कि यहाँ पास हमारे पास कोई छोटी सी वस्तु है, इसकी किरण आरेख को मतलब आपतित किरणों का हमने सी से गुजारा है, और ये टकराने के बाद मतलब दर्पण में टकराने के बाद जो परावर्तित हो रही है वो परावर्तन के बाद भी किससे ही गुजर रही है, सी से। मतलब यहाँ पास एरो देख सकते हो, जो एरो हेड लगा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि एक किरणें आ भी रही है और इसी पथ पे जा भी रही है, और इसी चीज को अब हमने यहाँ पास लैंग्वेज दिया है, और वो लैंग्वेज क्या है इजिली देख सकते हो कि सी से आपतित किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट जाती है। तो देखो तो लौट रही है कि नहीं लौट रही है, ठीक है। अब चौथा यानी कि आखिरी जो नियम होता है, ऐसे याद रखना कि तीन ही तरह का नियम होता है, इसमें एक नियम को हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, और वो नियम ये है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें जो काम किया वही काम यही इसमें भी किया, लेकिन सिर्फ अंतर यही है कि इसमें हमने समांतर लिया है और एफ से गुजारे हैं, इसमें एफ से लिए हैं और समांतर गुजारते हैं। अंतर क्या है, जहां से जा रहा है वहां से निकल रहा है। तो इजिली यहाँ पास फिर देख सकते हैं, यहाँ समझो कि यहाँ क्या कह रहा है कि आई कोण से आपतित किरण आर कोण से प्रवर्तित हो जाती है। मतलब कि अगर मान के चलो कि ना एफ से गुजरे, ना सी से गुजरे और ना मुख्य अक्ष के समांतर गुजरे, ये तुमको किसी भी कोण से दर्पण से टकरा जाए, कौन, इसकी आपतित किरणें, तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण से निकलेगी जहां जितना यहाँ पास कोण बनेगा। तो ये नियम तो तुम परावर्तन के नियम में पढ़वे किया था कि आपतन कोण हमेशा क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और इस तरह से ये 4 नियम तुम्हारे सामने, और अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ये चारों में से किसी भी 2 का उपयोग कर हम लोग इमेज का निर्माण कैसे करेंगे।